सबसे पहले लिखिए परिसीमन आयोग, यानी कि आपका डिलिमिटेशन कमीशन को, उसको सबसे पहले समझेंगे। एक धैर्य के साथ में चीजों को समझना है। लिखें परिसीमन आयोग। इसको हम बोलते हैं या तो सीमा आयोग भी कई बार कहा जाता है, या डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन। क्योंकि ये सीमा निर्धारण का काम करता है, इसीलिए इसको कई बार आप सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं, सीमा आयोग। ठीक है, अब देखो सीमा आयोग दरअसल में क्या है और ये परिसीमन आयोग क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझे। मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, या उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तीनों ही पक्ष पे हम बात करेंगे। तो आप सबने कहा वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में आपका कितनी सीटें हैं, 543 सीट हैं। ठीक है, अधिकतम सीट की बात हम नहीं कर रहे हैं। अधिकतम सीट तो आप सब लोग जानते ही हैं, आपका 552 की हमने बात की थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो खत्म कर दिया गया है। तो अब बात आई लोकसभा में क्या हमेशा से 543 सीटें हैं, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, वर्तमान में 543 हैं। तो आप अभी जानोगे आगे चल के, जब 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, तब लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। 2 उसमें एंग्लो इंडियन थे, तो वर्तमान में जो चुनाव होते हैं वो 543 के लिए होते हैं। ठीक है, तो सीटों की संख्या हमेशा से ये नहीं थी। अब बड़ी बात यह आएगी कि फिर सीटों की संख्या डिसाइड कौन करता है, तो सीटों की संख्या निश्चित करने का, निर्धारित करने का जो काम है, वही काम है परिसीमन आयोग को। ठीक है, देश आजाद हुआ, देश में पहले आम चुनाव भी हुए, और उस समय पर आपका जो लोकसभा की सीट थी वो 489 हुआ करती थी, तो धीरे धीरे वो समय समय पर बढ़ी। तो उन सीटों को बढ़ाने का काम कौन करता है, वो परिसीमन आयोग करता है। ठीक है, और परिसीमन आयोग ने जब सबसे पहले आजादी के समय सीटों को बनाया कि सीटों की संख्या इतनी होगी, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ी सी बात को, इसको लिखना। जो सीटों की संख्या हम बात कर रहे हैं, ऐसे लिखना, सीटों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सीट्स। जो हमारे यहां पर सीटों की संख्या मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स, या तो मैं बोलूं नंबर ऑफ सीट्स, या तभी आपको समझना निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, दूसरी बात लिखें यहां पर, निर्वाचन क्षेत्रों की, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, तय करना, यही होता है परिसीमन। अब आपके दिमाग पे एकदम क्लियर रहेगा कि कितनी सीटें होंगी, यही तय करना जो है परिसीमन कहलाता है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, यानी फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ, फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ constituencies is called delimitation, डिलिमिटेशन। ठीक है, परिसीमन। अब समझेंगे ध्यान। जैसे यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप सबका आंसर होना चाहिए यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं। मैं पूछूं यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 403 हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 48 हैं। मैं आपसे पूछूं कि बिहार में कितनी हैं सीटें, तो आप कहेंगे 40 हैं। मैं पूछूं तमिलनाडु में कितनी है लोकसभा की सीटें, तो आप कहेंगे 39 है।
तो इस चीज को समझना थोड़ा ध्यान से। जब शुरू में सीटों के बंटवारे की बात थी कि किस राज्य के पास में कितनी सीटें होंगी, ठीक है, किस राज्य के पास में कितनी सीटें होंगी, तो कुछ क्षेत्र बनाए गए कि भाई ये एक लोकसभा क्षेत्र होगा, ये एक लोकसभा क्षेत्र होगा, ये एक लोकसभा क्षेत्र होगा, ये होगा, इस तरह से लोकसभा क्षेत्र बना दिए गए भारत में। और एक आधार रखा गया जनसंख्या को, और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने की जनसंख्या पर, एक बार कमेंट सेक्शन में बोले। 10 लाख की जनसंख्या को आधार बनाया गया कि भाई जितने क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या हो जाएगी उतने में लगभग एक सीट हो जाएगी। वो कम ज्यादा भी हो सकती थी, ऐसे नहीं है फिक्स 10 लाख ही थी, ठीक है, कुछ कम ज्यादा हो सकती थी। तो लगभग एक दिमाग में भी आपको एक छोटा सा आइडिया रखना है, तभी आप परिसीमन आयोग को समझ पाएंगे। कितना, तो आप कहेंगे 10 लाख। तो 10 लाख एक आधार उन्होंने रखा उस समय की आपका जनसंख्या के हिसाब से कि भाई जो लोग हैं टोटल, उन पर कोई एक व्यक्ति चुन करके आएगा जो विजेता होगा, और वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। अब यहां पर मेरे आपसे दो प्रश्न रहेंगे कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती है कि घटती है? जनसंख्या, जर्नल आइडिया क्या है आपका? जैसे आप देखोगे, अगर आप जनगणना को पढ़ते होंगे, नागालैंड में तो जो है जनसंख्या घट भी गई, लेकिन जर्नली ओवरऑल देश की हम बात करें तो देश की जनसंख्या साधारणतया जर्नली बढ़ती है, ठीक है, वो एक इंक्रीज ऑर्डर में रहती है और वो बढ़ती जाती है। जैसे कि हम बात करें, पिछली जनगणना 2021 वाली तो हुई नहीं, उससे पहले 2011 में जब जनगणना हुई थी तो देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 120 करोड़ थी। और जब 2001 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था 2001 में, तब देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी। तो 102 करोड़ से आपका कितने पे पहुंचे हम? आप कहेंगे 102 करोड़ से 120 करोड़ पर, और अभी अगर हम बात करें तो लगभग 135 करोड़ पर हम पहुंच चुके होंगे, ठीक है। अभी तो जनगणना हुई नहीं है, हालांकि कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। इतने के बाद में, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में सेंसस होता है और कैलकुलेट किया जाता है। तो इस बार कोरोना की वजह से नहीं हुई। अभी मैं बताऊंगा कि उसमें सरकार की मंशा भी क्या है। सरकार ये चाहती है कि इसको हम 2026-27 तक करें जनगणना को, ठीक है। वो क्यों करना चाह रही है सरकार ऐसा, उसके बारे में आपको अभी क्लियर हो जाएगा, उसको लेट क्यों कर रहे हैं, डिले क्यों किया जा रहा है ना। मतलब एक आइडिया है, जैसे 140 कहा कई साथियों ने कहा 145 करोड़, ये लगभग एक आइडिया है, लगभग एक आइडिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जनसंख्या, आपने समझा कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, और अगर परिसीमन का आधार जनसंख्या रहा था तो सीटों की संख्या निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, हाँ या ना? अगर जनसंख्या जैसे बढ़ती है और परिसीमन यानी सीटों की संख्या जनसंख्या पर निर्भर करती है, तो सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में। क्या समझे? आप कहेंगे हाँ जी बढ़नी चाहिए। तो आप एक बात सोचिए, जैसे मैं दो स्टेट से आपको कंपैरिजन बताऊं। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? बिहार में लोकसभा की सीट आप कहेंगे यहां पर 40 सीट हैं, ठीक है, और लोकसभा की बात कर रहे हैं। यहीं पर मैं तमिलनाडु आपको बताऊं और अच्छा आपको समझ में आएगा। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं 39 सीट्स, कहां पर? लोकसभा में। तो जब ये सीटें दी गई थी, क्या ये सीट लगभग बराबर हैं? आप कहेंगे हाँ जी ये सीटें लगभग बराबर हैं। तो जब शुरुआत में इनको सीटें दी गई थी तो तब इन दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर थी। दोनों की जनसंख्या क्या थी? लगभग बराबर थी। तो जनसंख्या के आधार पर मतलब आप कह सकते हैं तमिलनाडु की जनसंख्या थोड़ी कम थी, तो उसके हिस्से में 39 सीट आई, और उसके मुकाबले बिहार की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा थी, तो उसके हिस्से में ज्यादा सीट आई। एक वर्तमान स्थिति ये है कि जो तमिलनाडु की और बिहार की जनसंख्या बराबर थी, आज के वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो बिहार की जनसंख्या हो चुकी है 12 से 13 करोड़, और तमिलनाडु की जनसंख्या है आपका 6 से 7 करोड़ के बीच में वर्तमान में। कितने का अंतर आपको दिखता है? यानी बिहार में प्रजनन ज्यादा हुआ, और मतलब बड़ी ऐसे समझो जनसंख्या में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी रहा। जैसे हम अगर बात करें पिछली 2011 की जनगणना में, तो यूपी में 19 करोड़ 98 लाख पॉपुलेशन थी, और अगर अभी बात करेंगे तो लगभग 25 करोड़ पहुंच चुके होंगे। तो 25 करोड़ तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अगर जनसंख्या के आधार पर हम सीट दें, थोड़ा सा आइडिया लगाना,
तो बिहार की सीटें वर्तमान में तमिलनाडु से दुगनी हो जाएंगी या नहीं? भाई अगर आप देखें 6 से 7 करोड़ जनसंख्या है और बिहार की 12 से 13 करोड़, तो वर्तमान में मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर हम जनसंख्या के आधार पर सीटें दें तो बिहार की सीटें क्या लगभग दोगुनी नहीं हो जाएंगी? और अगर लोकसभा में बिहार की सीटें दोगुनी हो जाएंगी तो कहने का मतलब है बिहार से चुने गए सांसद जो हैं हमारी संसद में ज्यादा होंगे, यूपी के लोग ज्यादा होंगे, तो जो बिल पास होने की उम्मीदें होंगी नॉर्थ इंडिया की वो ज्यादा होंगी। तो साउथ के वो लोग जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान दिया, उनका इस देश की संसद में जो पार्टिसिपेशन है वो कमजोर हो जाएगा या नहीं? एक तो उन्होंने सोचा कि ठीक है जनसंख्या बढ़ना सही चीज नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो फैमिली प्लानिंग चलाया, परिवार नियोजन चलाया, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम दो हमारे दो सबने फॉलो किया। साउथ में लिटरेसी रेट भी अच्छा था, साउथ में तो साक्षरता दर अच्छी थी, तो लोगों ने मतलब कम बच्चों को जन्म दिया। तो ये उनकी मतलब अच्छी सोच थी देश के लिए या बेकार सोच थी? तो आप कहेंगे सोच तो अच्छी थी, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है उसने दरकिनार कर दिया इस बात को कि भाई बच्चे जो है हम दो हमारे दो, इस सिद्धांत को माना ही नहीं, और धड़ाधड़ 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 राहुल गांधी की तरह जो खटाखट 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 बच्चे पर बच्चे बच्चे पर बच्चे। अब इस तरह जनसंख्या के आधार पर दे देंगे तो नॉर्थ का जो साथी आपका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी, नॉर्थ का जो पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ जाएगा, तो साउथ कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग जो है विरोध करते हैं। इसलिए 4 बार जो डिलिमिटेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग है, वो आना तो हर 10 साल के बाद में था। ठीक है, जैसे वो आपका 1951 के बाद 1952 में आया, 1952 जो सेंसस हुआ था, 1961 के बाद 1962 में आया, 1971 के बाद 1972 में आया। 1971 की जनसंख्या आप पढ़ते होंगे, वर्तमान में जो सीटों का निर्धारण होता है वो किस जनसंख्या के आधार पर होता है? तो वर्तमान में सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। लिखें एक बार, किस जनगणना के आधार पर? तो आप कहेंगे 1971। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यही आपने पढ़ा है। तो 1971 क्यों? क्यों उसके बाद तो बहुत जनगणना हो चुकी है, 1981 हो चुकी, 1991 हो चुकी, 2001 हो चुकी, 2011 हो चुकी, 2021 तो नहीं हुई। तो फिर उनके बाद में तो वो इसीलिए रोक दिया गया कि भाई इनको होल्ड कर देते हैं सीटों की संख्या को, नहीं तो उत्तर भारत के हिस्से में बहुत ज़्यादा सीटें आ जाएंगी और दक्षिण भारत के हिस्से में बहुत कम सीट आएंगी। इसलिए 1971 पे उसको होल्ड करके रखा गया है कि 2026 तक सीटें ऐसे ही रहेंगी। बात समझ में आई कि होल्ड क्यों किया गया है? क्योंकि उत्तर भारत की जो साथी आपका पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दक्षिण भारत का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी छोटी सी? अच्छा, इसी बात को आगे समझना है हमें। क्या है यहाँ बताएंगे। एपीपीएस प्रणाली पर मैंने 2 चुनाव आपको बताए थे, कौन से? एक तो लोकसभा जहां पर आप वोट डालते हैं, और विधानसभा। आप सब लोगों को अपना लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र एक साथ लिखना है कमेंट में, दोनों नाम। आप किस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा और विधानसभा जो होती हैं ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का कार्य करती हैं। भाई यहाँ पर क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष से एक व्यक्ति चुन करके आता है जो चुनाव जीतता है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन इसको हम कहते हैं, और इसका मुख्य आधार होता है जनसंख्या। मुख्य आधार क्या होता है इसका? जनसंख्या होता है। यही बात जो मैं आपको अब तक समझा रहा था। ठीक है, क्या बोलेंगे? लोकसभा क्षेत्र, कई साथियों ने तो लिख दिया है यूपी। यूपी कैसे लोकसभा क्षेत्र हो सकता है साथी? यूपी तो स्टेट है। राज्य के अंदर आपका यूपी के अंदर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो आप, मैंने कहा आप अपना लोकसभा क्षेत्र जरा सोचिए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर ऐसे यूपी लिख देंगे, कोई बीजेपी लिख देगा, कोई कांग्रेस लिख देगा, तो पर ना तो मैंने आपसे पार्टी का नाम पूछा, ना मैंने आपसे स्टेट का नाम पूछा, मैंने आपसे पूछा आपका लोकसभा क्षेत्र। आप वोट डालते होंगे यदि, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो वर्तमान में विधायक हैं वो कौन सा क्षेत्र लगता है आपका। जैसे मैं अपना बताऊं, हमारा यूपी के जिला बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र है, और यूपी में हमारा गौतम बुद्ध नगर जो है वो लोकसभा सीट है।
ठीक है।